नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उधर मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक और मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की उसमें अब बीजेपी पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आप देश में ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अभद्रता के साथ आप कर रहे हैं। ये बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। कल तक कांग्रेस विजय शाह के बयान का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग कर रही थी। कल शाम को विजय शाह के घर पर जाकर कांग्रेस ने उनके नेम प्लेट पर कालिख पोती। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, जबलपुर में है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, आप जानते हैं, उसने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया है कि 4 घंटे के अंदर इस शख्स के खिलाफ एफआईआर करें। अदालत ने कहा है कि सोमवार को अदालत खुलने पर सबसे पहले इसी मामले की सुनवाई होगी और इसके बाद भी अगर बीजेपी आलाकमान विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो फिर समझ लेना चाहिए कि जिस राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात बीजेपी करती है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। वैसे अभी के हालात में बहुत सी ऐसी बातें हैं दोस्तों जिनकी सच्चाई पता ही नहीं चल रही है। ऐसे में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हुई। बैठक में क्या कुछ हुआ इस बारे में ये तस्वीरें देखिए। इस बारे में अभी जानकारी उतनी नहीं आई है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे, या कोई बाइट या बयान कोई आता है तो वो आपको हम सुनाएंगे। लेकिन ये जो बैठक माना जा रहा है कि ये जो बैठक हो रही है, ये जो पिछले दिनों जो संघर्ष हुआ है और उसके बाद सीज फायर हुई, उस सब को लेकर ही ये कांग्रेस हाई लेवल मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है। इस बीच तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने, यानी तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उन तीनों सेना के, जी, थल जल नभ, तीनों के आज अपने सर्वोच्च कमांडर यानी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी है। इधर देश के लिए एक बड़ी राहत की बात यह रही कि पाकिस्तान में पकड़े गए बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह जो हैं अब वो सकुशल वापस आ गए हैं, वतन वापसी उनकी हो गई है। पिछले 23 अप्रैल को पूर्णम शाह पाकिस्तानियों के कब्जे में थे और अब उन्हें सुरक्षित लौटा दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब भी कायम है, लेकिन ये युद्ध विराम हो चुका है तो चीजों को पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि ट्रंप अब भी यही कह रहे हैं, जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो अब भी यही कह रहे हैं कि उनके कारण ही युद्ध विराम हुआ और मोदी एक बार भी उनके बयान को खारिज नहीं कर रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक तरफ विदेश मंत्रालय से कल पूछा गया कि क्या ट्रेड की बात आई थी, व्यापार की बात आई थी दोनों देशों के बीच, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कल कहना था कि ट्रेड की बात हम लोगों ने नहीं की। 4 दिन लगातार बात जरूर होती रही लेकिन ट्रेड की बात नहीं हुई। चलिए, उस वक्त ट्रेड की बात होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन ट्रंप जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, इस पर लगातार देश में चर्चा चल रही है। थिंक टैंक इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी की चुप्पी, या नरेंद्र मोदी सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की बातों को खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आश्चर्य का विषय है। और इस बीच कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में 12, 13 और 14 मई के ट्रंप के 3 बयानों को दिखाकर मोदी से जवाब मांगा है। सीधा सीधा मोदी से जवाब मांगा है। उस ट्वीट को जरा आपके स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, देखिए। ये इस बीच कांग्रेस की पीसी हो रही है, उधर भी चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पहले ये देखिए कि क्या व्यापार की धमकी देकर कराया गया सीज फायर, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। और इसके बाद ये 3 बयान हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ये बयान वही है जिसमें तीनों बार 12 मई को, 13 मई को, 14 मई को, यानी आज लगातार डोनाल्ड ट्रंप यही कहते आए कि दोनों देशों के बीच मैंने साफ साफ कहा कि नो सीज फायर नो ट्रेड, यानी अगर ट्रेड करना है तो सीज फायर करना होगा। चलिए, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है जिसके बारे में बता रहा था। पहले उधर चलते हैं, उसको देख लेते हैं और फिर सीधा इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। पर चर्चा होना बहुत जायज था। जो खंडन की आवश्यकता थी, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था अपना भाषण जब उन्होंने राष्ट्र के नाम पे दिया, उनके पास 15, 20, 25 मिनट थे जिसमें वो एक लाइन खंडन की डाल सकते थे।
और यह आवश्यक होता है इस देश की संप्रभुता के लिए। एक 75 साल का इतिहास आजाद स्वतंत्र भारत का, जिसमें अनेक सरकारें आई, कांग्रेस की थी, भाजपा की थी, जनता पार्टी थी, कभी किसी के राजकाल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका खंडन होना बहुत आवश्यक था। और हैरानी की बात है कि विपक्ष इस देश की चिंता को आवाज दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार में यह चिंता नहीं दिखती। पुंछ में जो निर्दोष नागरिक मारे गए, जब यह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के लिए जो जिम्मेदार आतंकवादी थे, हमने कोई शर्त रखी है? क्या हम उनको वापस लाने के लिए कोई मियाद फिक्स की है? क्या सीज फायर की जो शर्तें हैं उसमें यह शामिल है या नहीं है? यह स्पष्ट तरीके से देश को जानना जरूरी है। क्यों, कहां गए वो लोग? उनके नाम आपने पब्लिक सार्वजनिक किए, उनकी फोटोग्राफ्स आपने सार्वजनिक की, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं किया कि सीज फायर की घोषणा से पहले आपने पाकिस्तान के सामने यह शर्त रखी थी कि भैया इस दिन तक आपको ये 5 लोगों को हिंदुस्तान के हवाले करना है। और जो आतंकवादियों के नाम हम सब जानते हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्या उनके बारे में कोई निर्णय हुआ, कोई शर्त रखी गई कि उन्हें भी सुपुर्द किया जाएगा भारत को, फला दिन इतने दिनों में सुपुर्द किया जाएगा, ताकि हम अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई उन पर कर सके? ऐसी कोई स्पष्टता आज नहीं है। सीज फायर की शर्तों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सोर्सेस चला चला के आप लोग भी थक गए और देश भी थक गया सुन सुनकर। एस जयशंकर में एस कोई सोर्सेस नहीं होता, वो खुद आकर बोले ना। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बहुत गंभीर विषय है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते। एस साइलेंट होता है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप कृपया करके ये बताइए कि सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से क्यों हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जी के यहां से? आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि सीज फायर की शर्तें क्या थी। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि पहलगाम के आतंकवादी कब भारत को सौंपे जाएंगे, क्या ये सीज फायर की शर्तों में शामिल था? आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि जो बाकी आतंकवादी हैं जिनके नाम पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व यह भी जानता है कि वो पाकिस्तान की शरण में हैं, क्या उन्हें भारत को सुपुर्द किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा? ये तमाम सवालों के जवाब आवश्यक थे। जयराम जी ने अभी कहा कि आने वाले दिनों के कदम, तो एक तो जयराम जी ने बताया कि परसों राहुल जी आपसे मुखातिब होंगे। दूसरा, पूरे देश में अलग अलग शहरों में जय हिंद रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें सभाएं होंगी, जिसके बारे में जयराम जी अभी आपको और भी बताएंगे कि इसका क्या कॉम्पोजिशन होगा। आने वाले दिनों में और स्पष्ट तौर पे हम आपको उसके बारे में सूचना देंगे। लेकिन मैं जयराम जी से आग्रह करता हूं कि जय हिंद सभाओं के विषय में भी आपसे कुछ स्पष्ट तौर पे बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैलियां कर रही हैं। 13 या 14 राज्यों में ये हो चुका है और सभी राज्यों में ये चल रहा है, संविधान बचाओ रैली। कल राहुल जी बिहार में होंगे। सामाजिक न्याय को लेकर, जाति जनगणना को लेकर जो सवाल और मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, उसको लेकर बिहार के अलग अलग शहरों में खास तौर से युवाओं के साथ राहुल जी की मुलाकात होगी और वो भी सामाजिक न्याय को भी लेकर भी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी विभिन्न राज्यों में। पर जो अभी राजनीतिकरण हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, खास तौर से अगले 10-15 दिनों में बीजेपी की ओर से, और मैंने आपको एक मिसाल दिया
कि 25 तारीख को एनडीए के मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है, वो एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता है, ये देश का ब्रांड है, जनता का ब्रांड है। ऑपरेशन सिंदूर पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है, पर जिस तरीके से पार्टी श्रेय लेना चाह रही है, राजनीतिकरण कर रही है, खुले तौर से राजनीतिकरण हो रहा है, और पार्टी का ब्रांड और खास तौर से एक व्यक्ति का ब्रांड, जिसका ब्रांड एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसको नई जान फूंकने के लिए उनमें ये नया ब्रांड अपनाया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये तय किया है कि 10, 12, 15 शहरों में। तो ये आप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे, जिसमें पहले पवन खेड़ा और उनके बाद जयराम रमेश अपनी बात रख रहे थे, कांग्रेस की बात रख रहे थे, आगे की रणनीतियां। राहुल गांधी परसों यानी 16 तारीख को प्रेस से मुखातिब होंगे, अपनी बात रखेंगे, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी परसों। लेकिन कल राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं और संविधान बचाओ यात्रा जो चल रही है उनकी, उसमें संविधान सम्मेलन जो यात्रा है जिसमें जाकर राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, संविधान की बात रखते हैं, ये कल वहां करने वाले हैं बिहार में राहुल गांधी। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है कि सीज फायर के पीछे की कहानी क्या है, ये बताइए, असली कहानी क्या है, आपने क्यों नहीं किया, आपने सीज फायर की घोषणा न कर डोनाल्ड ट्रंप से घोषणा क्यों करवाई, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं उसके पीछे का राज क्या है, ये सारी बातें कही जा रही थी। अभी आपने सुन लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे अब कांग्रेस बहुत सारे सवाल और बहुत कुछ तैयारियों के साथ नजर आती है, ये साफ साफ, चूंकि अभी अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, और अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि सरकार से आग्रह है कि वो बाहरी दावों की अंदरूनी सच्चाई बताए। बाहरी दावे क्या? वही डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं, वही सवाल, जो सवाल अभी कांग्रेस पूछ रही थी, वही सवाल यहां पूछ रहे हैं अखिलेश यादव भी, कि सरकार से आग्रह है कि वो बाहरी दावों की अंदरूनी सच्चाई बताए। तो सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं और मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश में ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम या सीज फायर कह लें, पाकिस्तान को सबक सिखाने के दावे, ट्रंप के बयान, इन तमाम गहमा गहमी के बीच नए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का आज शपथ ग्रहण हो गया। आज 52वें सीजेआई के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर, 52nd सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस बीआर गवई ने शपथ ले ली। यह शपथ ग्रहण ऐसे वक्त हुआ है जब सर्वोच्चता को लेकर संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट की अनावश्यक बहस चल रही है, और इस बहस को छेड़ा किसने है? बीजेपी ने छेड़ी है बहस। तो एक तरफ संसद की ऊपर है, या सर्वोच्च है, या सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि आप याद कीजिए कि बीआर गवई ने सैटरडे को अपनी बात में साफ साफ कहा है कि संविधान सबसे ऊपर है। वही बीआर गवई आज देश के 52nd सीजेआई हो गए। तो आइए दोस्तों, खबरें बहुत हैं, इन खबरों के साथ अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ही रहे थे, और चर्चा करेंगे कि क्या अपनी जीत दिखाकर भी बार बार हार रही है बीजेपी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को सियासी तौर पर भुनाने और सेना में हिंदू मुसलमान करने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि एक तरफ कांग्रेस अपनी नई रणनीति बना रही है, वो आपने देख लिया, राहुल गांधी परसों प्रेस के जरिए देश की जनता से मुखातिब होंगे, और कैसे भाजपा को उसकी अपनी जो चाल है वही उल्टी पड़ रही है, उसका दांव उल्टा पड़ रहा है, ये सब समझेंगे। और साथ साथ आखिर क्यों विजय शाह को हाई कोर्ट के तरफ से, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ साफ सरकार को कहा है, डीजीपी को कहा है, मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, कि 4 घंटे के अंदर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, और सोमवार को पहली सुनवाई में उसी पे करूंगा।
ये इन बातों के मायने क्या हैं तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर साहब आपके पास। मध्य प्रदेश चर्चा में रहता है, डॉक्टर राकेश पाठक जी आप वहीं हैं और मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में है। अब तो हाई कोर्ट भी कमान संभाले हुए है। बिल्कुल क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? और सबसे बड़ी चीज़ कि एक तरफ तिरंगा यात्रा, हालांकि कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी अभी करने वाले हैं, यात्रा कांग्रेस की चल भी रही है और निकालेगी, लेकिन कितना यहां पर बीजेपी को विजय शाह ने डेंट पहुंचा दिया, बीजेपी को, अपनी पार्टी को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। उसके क्या मायने, क्या कारण? राजीव जी, हमारे चंबल में एक कहावत है, कछू तो पहले ही रुआसी बैठी थी, तापे भैया और आ गए। यानी जब ससुराल में कोई नववधू पहले से उदास बैठी हो, उसको मायके की याद आ रही हो, उसी समय मायके से भाई और आ जाए तो उसकी रुलाई फूट पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर के जो फैसले अमेरिका से हो रहे थे, ऐलान हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको लेकर पहले ही रुआसी बैठी थी। फेस सेविंग के लिए, उसे अपना चेहरा बचाने के लिए कोई झीना सा पर्दा भी नहीं मिल रहा था। और इस बीच में कुंवर विजय शाह ने, जो 8 बार के विधायक हैं, वर्षों से मंत्री हैं, उन्होंने हमारे देश की जांबाज बेटी, भारत की सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो गलीज बयान दिया, जो घिनौना वक्तव्य दिया, उसने भारतीय जनता पार्टी को एकदम रोने रोने पर ला दिया है। बीजेपी को सूझ नहीं रहा क्या किया जाए। रस्म अदायगी के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने अपने दफ्तर में बुलाकर भोपाल में, यहां स्लीपर में आए दिखाने के लिए वो तस्वीर वायरल की गई कि विजय शाह घर में पहनने वाली चप्पलें पहनकर प्रदेश अध्यक्ष के पास आए थे, उन्हें डांट फटकार लगाई गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नाखुशी जाहिर की है। डॉक्टर साहब, कल्पना करके देखिए, अगर ये बयान किसी कांग्रेसी नेता ने दिया होता तो अब तक देश में 20 राज्यों में 20,000 एफआईआर उसके खिलाफ हो गई हो। यद्यपि कांग्रेस ने मुखर विरोध किया। जीतू पटवारी आज दोपहर में एफआईआर करा चुके हैं, थाने में रपट लिखा चुके हैं। जैसा कि आपने भी बताया, कल उनके बंगले पर कालिक पोत दी गई, उनकी नेम प्लेट और दरवाजे पर कांग्रेस के एक नेता ने। यह सब हुआ, लेकिन असल में जिन लोगों से कार्रवाई की उम्मीद थी, उनने क्या किया? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का काम किया विजय शाह को? क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके, बयान जारी करके, कोई बाइट देकर उन्हें पार्टी से निकालने की चेतावनी दी? क्या प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने इस पर कोई एक्शन लिया? पहली जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बनती थी। हम अभी सेनाध्यक्ष और सीडीएस से सवाल नहीं पूछ रहे, यद्यपि मेरा मन कल से लगातार हो रहा है कि मैं एक चिट्ठी सीधी सीधी ओपन लेटर लिखूं सीडीएस और भारत की थल सेना के अध्यक्ष को कि अपनी सेना की एक इतनी वरिष्ठ पदाधिकारी के सम्मान की रक्षा के लिए आप सामने क्यों नहीं आए। इससे तो आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन बेहतर निकली, जो विक्रम मिस्री के पक्ष में बयान देने के लिए आ गए। यद्यपि सेना का एक अपना डेकोरम होता है, वो इस तरह से पब्लिक फोरम पर आकर कोई बात कह नहीं सकती, खासतौर से चुनी हुई सरकार के मंत्री के बारे में। लेकिन इसके बावजूद कम से कम सीडीएस या थल सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्री से तो गुहार लगा सकते थे, प्रधानमंत्री कोई बयान दे सकते थे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब देर से कौन आया? देर से सामने आया मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला, डॉक्टर साहब, दोनों लोगों की बेंच है, दोनों ने संयुक्त निर्णय लिया। चूंकि वरिष्ठ अतुल श्रीधरन है और वही डिक्टेट करा रहे थे जी, इसलिए उनके नाम की खबर छपी है, लेकिन डबल बेंच का कोई भी आदेश है तो दोनों की तरफ से। लेकिन आश्चर्य की बात डॉक्टर साहब ये है, 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मैं लगातार चेक करते जा रहा हूं, अब तक मध्य प्रदेश पुलिस की किसी
सोशल मीडिया हैंडल पर, डीजीपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा था कि 4 घंटे में अगर डीजीपी एफआईआर नहीं कराएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ शुरू कर दिया जाएगा। आखिर कौन सी दुविधा है भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश की सरकार को, नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को? संविधान की शपथ लेने वाला उनका मंत्री देश की सेनाओं का अपमान कर रहा है। ये अपमान अकेले सोफिया कुरैशी का नहीं है, ये धार्मिक आधार पर देश को बांटने की कुत्सित कोशिश है। और जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सारी बातें स्पष्ट कही हैं। उन्होंने डिक्टेट कराया है बाकायदा, कोमा फुल स्टॉप बोल बोलकर कि ये देश की एकता के खिलाफ है, सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ है, सेना का अपमान है, सब कुछ कह दिया। अब किस चीज का इंतजार है? कम से कम अब तो बर्खास्त कर दीजिए मंत्रिमंडल से। एक एफआईआर, अंततः आज रात तक एफआईआर हो ही जाएगी। मध्य प्रदेश के डीजीपी की औकात नहीं है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच के इस आदेश का पालन न करवाए। और अंततः एक बात और भी है राजीव जी, वो जो धाराएं उसमें गैर जमानती धाराएं भी है, धाराओं का उल्लेख भी किया है अपने निर्देश में। तो क्या मंत्री जेल चला जाएगा उसके बाद बर्खास्त करेंगे? प्रधानमंत्री एक लाइन का ट्वीट करके क्यों नहीं कह सकते कि सोफिया कुरैशी या किसी भी जवान का, एक रंग रूट का, एक सिपाही का अपमान भी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरहदों की हिफाजत में शहादत दे रहे थे ये सारे जवान। देख लीजिए इम्तियाज अली की मैयत को, रोना आ जाएगा उस वक्त जो इमाम साहब ने भाषण दिया है वहां। कितने लोग शहीद हो गए और एक मंत्री अपमान कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे मजहब की है। तो राजीव जी, मैं इंतजार कर रहा हूं उसकी बर्खास्तगी का, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे खुद को समेट कर अपनी लाज बचाने के लिए जो तिरंगा यात्रा निकालना चाहती थी, उससे पहले उसका जुलूस निकाल दिया विजय शाह ने, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया विजय शाह ने अपने गलीज, घिनौने और घटिया बयान से। जी, शर्म आती है कि मैं उस मध्य प्रदेश में हूं जहां ऐसा घटिया आदमी मंत्री है। और ये आज का घटिया नहीं है राजीव जी, हमारे दर्शक याद कर लें, जब ये शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री था, शिवराज सिंह इसके मुख्यमंत्री थे, तब ये मंच से कह रहा था उनकी धर्मपत्नी आदरणीय साधना सिंह जी के लिए कि भाई साहब के साथ तो हमेशा जाती हो, कभी हमारे साथ भी चलो, देवर के साथ भी चलो। मुझे ये कहने में मेरी जुबान पथरा रही है। और क्या हुआ राजीव जी उसके बाद? उस वक्त मंत्रिमंडल से हटाया गया, दोबारा फिर अगले चुनाव में टिकट मिला, दोबारा जीतकर फिर मंत्री बन गया। अब भी कुछ नहीं होगा, अभी बर्खास्त कर दिया जाएगा। हो सकता है अगले चुनाव में फिर टिकट बन जाएगा, हो सकता है 6 महीने बाद दोबारा मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि वो आदिम जाति वर्ग से आता है। वोटों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। इसलिए विजय शाह जैसे लोग हमेशा पलते पुसते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। विजय शाह, कुंवर विजय शाह, उनकी बात हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के और मंत्री हैं। और आप जानते हैं कि उनका बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर बहुत ही घटिया बयान, और जब वो माफ़ी मांग रहे थे उस समय भी हंस रहे थे। उनकी तस्वीरें, हंसते हुए तस्वीरें भी अखबारों में छपी हैं। आज के सुबह के अखबारों को आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ साफ डीजीपी को निर्देश दिया है धाराओं के साथ कि आप अगले 4 घंटे में, ये बात 4 घंटा ऑलरेडी बीतने को है, और 4 घंटे में आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, और सुनवाई हम सोमवार को, पहली सुनवाई इन्हीं के ऊपर करेंगे, 2 जजों की बेंच, जैसा बता रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। लेकिन इधर दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आज घटी है वो ये कि कांग्रेस आलाकमान सहित जो हाई लेवल एक मीटिंग हुई कांग्रेस की, और उस मीटिंग में आज पहली बार, सीज फायर के बाद पहली बार कांग्रेस आधिकारिक तौर पर अपनी बातें और सवाल जो अभी तक हम लोग पूछ रहे थे, उन सवालों के साथ, प्रेम कुमार जी आना चाहता हूं आपके पास, उन सवालों के साथ ये दोनों, पवन खेड़ा और जयराम रमेश दोनों आए, जो सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और हम। पहली बार उन सवालों को जो आज इस देश में देश की जनता, भले कुछ लोग खुली जुबान से, कुछ लोग दबी जुबान से, लेकिन ये सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल यही
कि डोनाल्ड ट्रंप से आपने सीज फायर की घोषणा क्यों करवाई, देश जानना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और उससे पहले भी 11 तारीख और उससे पहले 10 तारीख लगातार कह रहे हैं, पिछले 5 दिनों से कह रहे हैं कि हमने कह दिया नो सीज फायर नो ट्रेड। तो क्या आपको धमकी दी गई? दूसरी तरफ एक और सवाल है कि आपने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हिंदुस्तान नहीं सहेगा, तो आखिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर कौन रहा था? क्या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे या पाकिस्तान कर रहा था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच कांग्रेस की यह मीटिंग और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी और राहुल गांधी परसों प्रेस को संबोधित करेंगे, इन सबको कैसे देखा जाए? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम में जो अटैक हुआ, इस बीच में जो 15 दिन बीते थे, उस समय का उपयोग राहुल गांधी ने जिस रूप में किया था, पीड़ितों से मिलने में, उनके आंसू पोंछने में, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हो गया, सर्वदलीय बैठक में पहले भी और उसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी 2 सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने एक तरफा समर्थन सरकार को दिया कि जो एक्शन लेना है लीजिए। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ, तो सीज फायर के बाद जो सवाल उठाने चाहिए वो सवाल लेकर के आज एक सुगठित रूप में कांग्रेस सामने आई है अपनी उच्च स्तरीय बैठक के बाद। और इससे पहले जय हिंद यात्रा कांग्रेस ने सबसे पहले निकाला और अब भी जय हिंद रैली निकालने की घोषणा कर चुकी है। मैंने इन सब चीजों का जो जिक्र किया 4 से 5 फेज में, ये सब राजनीतिक रूप से राहुल गांधी जो कि विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो देश की जो सवाल हैं और वो सवाल सियासत के बड़े सवाल हैं, तो उस सियासत को मजबूत कर रहे हैं और बहुत मजबूत कर चुके हैं, जिसका जवाब देने में सत्ताधारी दल बीजेपी को मुश्किल दर मुश्किल आ रही है। और ये मुश्किल क्यों आ रही है? क्योंकि इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिच तो बीजेपी की पिच थी, राष्ट्रवाद की पिच थी। सेना बोल करके अपोजिशन पर वो हमला करती थी कि सेना पर सवाल उठाते हैं, हम सेना के साथ हैं, सेना देश के साथ है, हम सेना के देश के साथ हैं। ये चाइना का सवाल या किसी और का सवाल, जो भी बीजेपी की ये पिच थी, लेकिन उस पिच पर कांग्रेस ने इतनी जबरदस्त तैयारी दिखलाई है, इतने जबरदस्त तरीके से सवालों को उठाया है कि आज बीजेपी को डिफेंस नहीं मिल रहा है। आज उनकी तिरंगा यात्रा में लोग नहीं जुट रहे, वो देश की यात्रा के रूप में नहीं उसको बता सकते कि देश की तिरंगा यात्रा है, ये बीजेपी की तिरंगा यात्रा बनकर के रह गई है। जबकि अच्छा होता कि देश की तिरंगा यात्रा निकालते, पूरे देश की पार्टियों को भी साथ लेते। खैर ये तो अलग पहलू है, ये इस व्यवहार की आप उम्मीद बीजेपी से नहीं कर सकते जी। अब उस बात पर आना जरूरी है जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, और हम भी उसमें कुछ ऐड ऑन ही करेंगे, कुछ नई बात या अपने शब्दों में उसको बोलना चाहते हैं कि जो 3 बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी, बल्कि 4 बार कही है, कांग्रेस ने तो 3 बाइट दिखाई है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है उसमें बारंबार यही उल्लेख है कि सीज फायर हमारी पहल से हुआ, हमने दोनों को बिठाया, हमने ट्रेड का डर दिखाया कि हम इसको बंद कर देंगे, यानी लालच और डर दोनों आप समझ लीजिए। इस तरह से उसने ये बताया कि हमने 50 लाख लोगों की जान बचा दी, हमने न्यूक्लियर वॉर की संभावना को खत्म किया। ये बातें वो कह रहे हैं, और ये बातें इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी समझिए कि बीजेपी का जो डिफेंस है वो ये है कि ये ट्रंप तो बोलता ही रहता है, ये ट्रंप तो रोज झूठ बोलता है, ये बीजेपी का डिफेंस अब तक रहा है। चलिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठों का बादशाह है, झूठ उनकी टाइमलाइन, वहां के अखबार उनकी निकालते हैं, सैकड़ों झूठ रोज बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के उसी झूठ, अगर वो झूठ है तो उसकी तस्दीक
पूरी भारत सरकार ने की, हमारी सेना ने की, रक्षा मंत्रालय ने की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर हो गया है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। अगर सीज फायर झूठ था तो फिर उसकी पुष्टि भारत में कैसे हुई, पाकिस्तान में कैसे हुई? यानी हम डोनाल्ड ट्रंप को झूठा भी बता रहे हैं और उस झूठ पर उस मुहर भी लगा रहे हैं। अगर बीजेपी के ऑफिशियल स्टैंड को देखें तो अब सीज फायर सच है और सीज फायर के साथ कही गई बातें की धमकी दी गई कि 50 लाख जान बचा लिया, कि न्यूक वार रुकवा दिया, कि डरा धमका के बोला करो, ये सारी बातें गलत होंगी। ये समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक बोल रही कि ये हो ही नहीं सकता। दूसरी एक और विडंबना वाली बात जो बीजेपी कह रही है और जनता समझ नहीं रही कि भाई क्या समझा रही है। बीजेपी कह रही कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर जारी है और सीज फायर भी जारी है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो क्या हुआ? आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को जो हमें डिफाइन करके बताया गया है वो ये है कि इसके जरिए हमने आतंक के आकाओं को मारा है, उसके ठिकानों को नष्ट किया है। यह ऑपरेशन सिंदूर है और ये जारी है। इसका मतलब अभी और हम मारेंगे, ये हो सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए पाकिस्तान ने कहा है कि हम जो आतंकी शिविर नष्ट हुए हैं, जिसको हम आतंकी शिविर बोल रहे हैं वो नहीं मान रहे, जो नष्ट हुए हैं उसको हम दोबारा खड़ी कर रहे हैं, जो मारे गए हैं उसको हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है, घोषणा कर चुका है। तो इसका मतलब है कि आपने आतंकी जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको खत्म करने के लिए, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान आज ही के दिन में खड़ा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो फिर कैसे उस आतंकी ठिकानों को फिर से पुनर्निर्माण की बात कर रहा है? इसके बाद सीज फायर आप कहते हैं कि डीजीएमओ ने हमसे आग्रह किया। संभव है, शशि थरूर भी पुष्टि कर रहे हैं। मान लीजिए डीजीएमओ ने आग्रह कर लिया तो डीजीएमओ आग्रह क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर का रिटेलिएशन किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया। तो उस रिटेलिएशन के जवाब में रिटेलिएशन भारत ने दिया, जो युद्ध बन गया, जिसको कभी माना नहीं गया। लेकिन उसमें हमारा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है तो हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारे नागरिक मारे गए हैं, सेना के अफसर मारे गए हैं, आईएएस मारे गए हैं, तो ये सब नुकसान हुआ है। तो हम सीज फायर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सीज फायर है तो ऑपरेशन सिंदूर भी बंद हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ही इस पूरी लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के बीच इस रूप में हुई कि हमारे 24 शहरों में वो एक साथ आक्रमण कर रहा था। कथित, हम सीज फायर को अब कथित बोलना चाहते हैं, इसलिए बोलना चाहते हैं कि उसके बाद 2 दिनों तक हमने रात में लगातार ड्रोन्स के अटैक झेले हैं। तो वो कहां सीज फायर हुआ? थोड़े समय के लिए मान लीजिए, उसके बाद अभी कह रहे हैं कि सीज फायर जो है लागू है। तो सीज फायर लागू है तो ऑपरेशन सिंदूर कहां चल रहा है? बताए कोई, कहां ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है? इस बात को देश समझ नहीं पा रहा है और कांग्रेस इन्हीं सवालों को अपने शब्दों में, अभी आपने दिखाया पवन खेड़ा जी का बयान जो बहुत मजबूती के साथ में रख रही है, तो इन सवालों का जवाब नहीं है बीजेपी के पास। यही कारण है कि ऑपरेशन क्या नाम है, बालाकोट करने के बाद में जो बीजेपी चुनाव जीत गई थी, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद 9 आतंकी ठिकाने नष्ट करने के बाद भी हालत यह है कि ये मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जुबान से नहीं निकल रहा है, ऊपर से चाइना कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप तुर्की का और चाइना का बैन कर रहे हैं ट्विटर, इसका मतलब आप दुश्मन और खड़ी कर रहे हैं। भाई 2 देशों का ट्विटर बैन करना यह भी एक तरह का वॉर ही होता है। पहले इससे आप बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन दो देशों के बीच में हम जो एक दुश्मनी वाला बर्ताव पैदा कर रहे हैं, ये सब क्या है? हमारी विदेश नीति की विफलता है। देखिए हमारे देश का एक मेजर था, पूर्व मेजर, नाम लेना नहीं चाहते, बहुत घिनौना नाम है, उसने ईरान के राष्ट्र प्रमुख को सुअर की औलाद कह दिया। अब उसके लिए ईरान के सामने भारत को माफी मांगनी पड़ी। अब बताइए, ऐसा भक्त पाल के रखे
जो कि सेना की वर्दी में सेना का भी नाम खराब करते हैं, भारत को माफी मांगना पड़ता है। ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिसकी चर्चा अभी राकेश पाठक जी ने विस्तार से कही है, अभी उसको हम दोहराना नहीं चाहते। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में है जो कांग्रेस राजनीति सिखाती हुई नजर आ रही है कि राजनीति क्या होती है। आओ मैदान में चलते हैं। राहुल गांधी कल बिहार में होंगे, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये राजनीति और बढ़ेगी। अपोजिशन अभी हावी है, हमलावर है। जी जी बिल्कुल। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आता हूँ, फिर सुनील शुक्ला जी के पास, और बहुत कुछ उनसे भी समझना है, सुनना है। प्रशांत जी, तुर्की, अजरबैजान और चीन तीनों का बहिष्कार, तुर्की का एक टेलीविज़न चैनल, उसका ट्विटर हैंडल, फिर चाइना का शिंगुआ न्यूज़ एजेंसी, अजरबैजान के साथ भी बिजनेस कारोबार, इन सब का बहिष्कार। ये तीनों, क्योंकि तुर्की, चाइना और अजरबैजान तीनों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन खुलकर नाम अगर देखिए आप, तो शहबाज शरीफ ने सऊदी अरबिया का भी नाम लिया था, अमेरिका का नाम भी लिया था, उन्होंने यूएई का नाम लिया था, उन्होंने ब्रिटेन का नाम लिया था। तो क्या ये डिप्लोमेसी हमारी उस दिशा में जा रही है जहां अगर आपने पाकिस्तान का साथ दिया, जिन जिन कंट्रीज़ ने, उनका हम विरोध करेंगे? क्या इस दिशा में हम जा रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी उधर जा रही है? दूसरी बात महत्वपूर्ण कि जो कांग्रेस पार्टी अब खुलकर सामने आ रही है, राहुल गांधी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, तुर्की के सेब आप नहीं खाएंगे, तुर्की के सेब का बहिष्कार करेंगे मंडियों में, आपके अपने व्यापारी का नुकसान होगा। पहली बात, दुनिया में हंसी उड़ेगी। कोई ठोस कदम जो है वो उठना चाहिए, और ठोस कदम पहले तो जो ट्रंप ने आपके ऊपर रख दिया है, इन सब चीज़ों में मैं बात करूंगा, लेकिन पहली बात सोफिया कुरैशी की करते हैं राजनीति, क्योंकि बहुत ही गंभीर मसला है। और जबलपुर बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने का आदेश दिया। 4 घंटे बीत चुके हैं जी। मैं डॉक्टर पाठक की आशंका बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा भी यही मानना है कि बीजेपी की सरकार इनको एफआईआर नहीं होने देगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दें और तुषार मेहता वहां खड़े हो जाएं दलील लेकर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं राजीव, 2-3। एक ये कि सोफिया कुरैशी कोई ऐसी अफसर नहीं है कि उनका कोई रोल था और उनका नाम है सोफिया कुरैशी, तो उनके ऊपर कुछ भी कह दिया जाए। सोफिया कुरैशी को जिस रोल के लिए उनको भद्दी बातें कही गई हैं बीजेपी की तरफ से, वो भारतीय सेनाओं की प्रवक्ता थी। वो दुनिया के मीडिया के सामने भारतीय सेनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वो है कर्नल सोफिया कुरैशी। वो कोई सेना में एक कोई कर्नल नहीं है। तो जो कहा गया वो भारतीय सेनाओं के लिए कहा गया, उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा गया। और ये मैं कल भी राजीव जी कहा था कि जब तक इसमें बीजेपी के टॉप लेवल के लोगों से इसका खंडन नहीं होता है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, मैं तो मानूंगा कि ये बीजेपी की राय है। और क्यों नहीं मानूं? कहां से विचारधारा के हिसाब से अगर सोफिया कुरैशी को मुसलमान होने पर ही अगर टारगेट किया गया है, तो प्रधानमंत्री पंचरवाला कहते हैं, वहां से कहां अलग है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने किसके कहने पर विक्रम मिस्री को ट्रोल किया, उनकी बेटी को भद्दी भद्दी बातें कही? वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया, उसको गंदी गंदी बातें की, उसके चरित्र को उछाला सोशल मीडिया पे? ये तीनों मामले में विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, हिमांशी नरवाल, ये एक ही लोग हैं, एक ही विचारधारा है, एक ही जगह से डायरेक्टेड है और एक ही मकसद है। आप सोचिए कि ये कितनी खतरनाक विचारधारा है
कि अगर भारतीय सेना इनकी तरह सांप्रदायिक ना दिखे, भारतीय सेना न्याय की बात करे, भारतीय सेना संविधान और लोकतंत्र की बात करे, तो ये भारतीय सेना के खिलाफ हो जाएंगे। इतनी खतरनाक विचारधारा जो है वो इस देश में पनप गई है। बहुत शर्म की बात है, और कांग्रेस को इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। देखते कब एफआईआर होती, मुझको तो उम्मीद कम है। लेकिन दूसरी बात, जो सीज फायर की बात है जो कांग्रेस उठा रही है, सीज फायर हो गया, ट्रंप ने कहा हमने करवाया, आपने कहा ट्रंप ने नहीं करवाया, हमने किया, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, वो सब बातें चलिए आपने कह दी, हमने मान ली। सीज फायर का आउटकम क्या है ये तो बता दीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5 क्या आउटकम है उसका? किन शर्तों पे सीज फायर हुआ है? आज खबर थी कि डीजीएमओस की एक और मीटिंग होगी डी एस्केलेशन को लेकर जी। तो वो शर्तें कहाँ हैं? क्या वो जो द रेजिस्टेंस फोर फ्रंट है, टीआरएफ, जो लश्कर तैयबा का आउटफिट है, जिसने 2 बार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली, क्या उसको प्रतिबंधित करने की बात है उसमें शर्तों में? क्या लश्कर तैयबा या दूसरे और जो आउटफिट है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात है? आउटकम क्या है उसका? अगर ये माने कि टेरर, आतंकवाद ही उसका इस ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था, तो सीज फायर का आउटकम क्या वो देश को बताना चाहिए। बिल्कुल सूत्रों के माफिक नहीं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल साहब खुद आके बताएं जीएसएक्सपी कि ये 1, 2, 3, 4 ये आउटकम है, ताकि देश उस पर चर्चा करे। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि कांग्रेस पार्टी को उठाने की और देश में चर्चा होनी चाहिए, पिछले 11 साल की विदेश नीति क्या थी? देश का हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की सैकड़ों यात्राओं में खर्चा हुआ है जी। सैकड़ों कह रहा हूं राजीव जी, 11 साल आप जा रहे हैं, ऐसे ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां पे कोई रणनीतिक या राजनीतिक रूप से आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां अडानी को बिजनेस करना है। तो ये जो 11 साल की विदेश नीति, इसका क्या आउटकम है? क्योंकि एक भी देश इस क्राइसिस में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। और क्यों मैं कह रहा हूं खड़ा नहीं हुआ? हमारा मोटिव, हिंदुस्तान का मोटिव था आतंकवाद। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, या उसके पहले या उसके बाद, जब तनाव हुआ, तो सबने, देश के तमाम दुनिया के देशों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डी एस्केलेशन। जी। हिंदी में उसको कहें कि तनाव कम करें दोनों देश मिलके। तो डी एस्केलेशन जो है म्यूचुअल है, इंडिया पाकिस्तान दोनों पर बराबरी से लागू होने वाला शब्द है डी एस्केलेशन। तनाव कम करें हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसमें आतंकवाद की बात तो थी नहीं। तो आतंकवाद से प्रभावित हम लोग हैं, हमारे देश के 26 लोगों की जाने गई। इसको लेकर कौन सा देश जो है वो खड़ा हुआ कि हाँ ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जायज है, वो जस्टिस है? कोई नहीं खड़ा हुआ आपके साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 11 साल की विदेश नीति का आउटकम क्या है। बिल्कुल। और एक और बात की मैं चर्चा करूंगा सेकेंड राउंड में जब आऊंगा, जी। जातिवाद जनगणना हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं उसकी, वो हेडलाइन मैनेजमेंट के तौर पे लाया गया था। वो एक ऐसी गठरी उठा ली है प्रधानमंत्री मोदी ने, उस गठरी को खोल भी नहीं सकते हैं और उस गठरी को जमीन पर रख भी नहीं सकते। बिल्कुल चर्चा हम लोग जी, उस पर आगे आने वाले समय में भी बहुत चर्चा होगी। लेकिन चूंकि इतनी बातें रूटीन की आ जाती हैं प्रशांत जी,
कि उसी पे पूरी चर्चा नहीं हो पाती है। देखिए, एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक, बहुत ही बेशर्मी भरा अगर कहें तो वो बयान है, और उसके बाद भी 4 घंटे बीत गए, अभी तक एफआईआर नहीं। डीजीपी को एफआईआर करना चाहिए था। आपने बता दिया कि शायद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ जाए बीजेपी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी, कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है, और यहाँ पर कांग्रेस की इस मीटिंग से देश की जनता उत्साहित इसलिए होगी क्योंकि विपक्ष कुछ तो कर रहा है, कुछ तो बोल रहा है। ये बात पूछा जाएगा, और आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनानी चाहिए। कम से कम देश को ये पता होना चाहिए कि सीज फायर, जो सवाल आप उठा रहे थे कि सीज फायर किस बिना पे भारत ने स्वीकार किया, ये तो समझना ज़रूरी है कि आप अगर कह रहे हैं कि हम कराची, इस्लामाबाद और आपके जो तथाकथित मीडिया वाले हैं वो इस्लामाबाद तक कैप्चर करवा रहे थे, आज उन मीडिया को अश्विनी वैष्णव साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और धन्यवाद ज्ञापित किया है कि बहुत शानदार मीडिया का योगदान रहा है। चलिए, उस पर चर्चा हम लोग करते रहे हैं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, मीडिया से इतर कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी से ही आना चाहता हूं आपके पास भी। और डोनाल्ड ट्रंप आज भी फॉक्स न्यूज को ऑन बोर्ड इंटरव्यू दे रहे थे, और वहां भी उन्होंने कहा है यही बात, यही दोहराते हुए कि ट्रेड के लिए हमने कहा कि ट्रेड, नो सीज फायर, नो ट्रेड। बार बार क्यों दोहरा रहे हैं वो, और क्यों बार बार यहाँ नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा जा रहा है? अब तो विपक्ष पूछ रहा है, आने वाले समय में जितनी बार ये बात लेके आएंगे, आज हालांकि उनका भाषण नहीं हुआ, उम्मीद थी कि आज भी कहीं कोई भाषण देंगे नरेंद्र मोदी, पिछले 2 दिनों में 2 भाषण दे चुके थे। जरा समझूं आपसे कि भाजपा जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, स्ट्रेटेजिकली ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश कर रही है, इसमें कितना आगे निकल सकती है, या कितना आगे निकल चुकी है, या बैकफुट पे है भाजपा? धन्यवाद राजीव जी। अगर आपके पास इस बात का जवाब हो कि यह तिरंगा यात्रा क्यों निकाला जा रहा, क्या सीज फायर किसी विजय यात्रा या तिरंगा यात्रा का आधार हो सकता है? और अगर सीज फायर उपलब्धि है तो 1948 में जब सीज फायर हुआ था तो उसकी आलोचना सम्मानित गृह मंत्री जी को, अमित शाह साहब को लोकसभा में नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, उनका भाषण है, उपलब्ध है, बहुत पुराना भाषण भी नहीं है, जब उन्होंने 1948 के जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सीज फायर की आलोचना की, और उन्होंने कहा कि अगर वो सीज फायर नहीं हुआ होता तो पाक अधिकृत कश्मीर आज नहीं होता, हमारा हिस्सा बना रहता। तो सीज फायर तो कोई उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मानते, तो किस बात के लिए तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं? चलिए, अगर आपके पास तिरंगा यात्रा या विजय जुलूस निकालने का, एक राजनीतिक कार्यक्रम चलाने का अधिकार है, तो आप वो आधार बता दीजिए कि क्या क्या चीजें आपने हासिल कर ली। यह देश जब से पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ है पिछले 70-75 साल से, उसमें आतंकवाद हमारे पाकिस्तान के साथ संघर्षों का मुख्य बिंदु है। हम किसी भी अन्य विषय को सतह पे आने नहीं दिए, हमेशा आतंकवाद की बात करते रहे, और आतंकवाद के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान का संदर्भ आता रहा। 2018 में इसी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, किसी और ने नहीं, उनके किसी प्रवक्ता ने नहीं, उन्होंने ही कहा था कि यह पाकिस्तान आतंकियों को शरण देने वाला स्वर बना रहा है अपने आप को। उन्होंने अमेरिका के द्वारा लाखों बिलियन सहायता दिए जाने की आलोचना की और कहा कि अमेरिकी सरकार ने मूर्खतापूर्ण काम किया। आज उसी पाकिस्तान को 6 साल के बाद ही भारत और पाकिस्तान को एक साथ एक दायरे पर रख रहे हैं, एक तराजू पर रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये आपकी राजनीतिक सफलता है, ये आपकी कूटनीतिक सफलता है, भारत ने कभी नहीं होने दिया। 1-2 उदाहरणों को आप छोड़ दीजिए तो इस सरकार के आने के पहले भारत और पाकिस्तान को किसी ने एक साथ मिला के बोला नहीं। भारत अपनी कूटनीति में इतना सफल रहा था, जो विदेशी राजनयिक यात्रा भी करते थे, 1-2 उदाहरणों को आप छोड़ दिए तो भारत और पाकिस्तान के साथ साथ यात्राएं नहीं करते थे वो, कि पाकिस्तान भी गए, दिल्ली भी चले आए, दिल्ली भी आए, इस्लामाबाद भी चले गए। हाल के दिनों में यह बढ़ गया। कौन सी कूटनीति कर रहे थे आप? आखिर जो बात पाकिस्तान के खिलाफ हम लगातार कहते चले आ रहे थे,
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान अकेला पड़ता चला जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध उसको लगाए गए, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उसको निकाला गया, उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया। ये किसकी सफलता थी? भारत की थी, क्योंकि भारत ने आतंकवाद का पर्याय बना दिया पाकिस्तान को। इस सरकार की नीति क्या हो गई कि आज दुनिया के स्तर पर भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ लिया जाने लगा। इन दोनों देशों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति मध्यस्थता करने की बात करने लगा। यह आपकी राजनीतिक सफलता है, यह आपकी कूटनीतिक सफलता है। और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं हम यात्रा निकालेंगे। ये तो आपके लिए अफसोस करने का दिन था कि आखिर हमसे किस तरह की कूटनीतिक गलतियां हुई कि यह हालत हो गई कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आ गए। और उस पाकिस्तान के साथ अमेरिका व्यापार की बात कर रहा है, जहां उसका कुल 14 बिलियन का यातायात व्यापार है, और 150 से ज्यादा बिलियन का जो व्यापार भारत के साथ है, वो दोनों एक साथ खड़े हो गए। कौन सी कूटनीति आपकी है? किस कूटनीतिक सफलता की आप बात कर रहे हैं? और सरकार के निर्णयों की आलोचना करना देशद्रोह कैसे हो गया? क्या 1948 के सरकार के निर्णय की आलोचना तत्कालीन जनसंघ ने नहीं किया था? क्या 1966 में ताशकंद समझौते का विरोध तत्कालीन जनसंघ ने नहीं किया था? दिल्ली में धरना नहीं दिया था? 1962 की लड़ाई के खिलाफ तत्कालीन जनसंघ ने संसद के सामने धरना नहीं दिया? 26/11 की घटना के बाद, आतंकी घटना के बाद, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने सरकार की आलोचना नहीं की थी? उनसे सवाल नहीं पूछे थे? अगर वो देशद्रोह नहीं था तो आज देशद्रोह क्यों हो गया? सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। कांग्रेस से जो मुद्दे उठाए हैं वो ये निहायत तर्कपूर्ण मुद्दे हैं कि आखिर सरकार ये बतावे कि ये स्थितियां क्यों आई। हमको यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। निजी तौर पर मैं यह मान लेता हूं कि यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति से हुई। मैं नहीं मानता कि अब अमेरिका को इसमें कोई हस्तक्षेप है। संदेह यह होता है कि आखिर एक भारत के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत घोषणा के पहले इस फायर की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कर दी? जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की, गोया कि आपने उनसे सहमति ली या उनको अपनी सहमति अवगत कराया। देश की जनता को अवगत कराने के पहले आपने अवगत करा दिया कि जो भारतीय विदेश सचिव की घोषणा के पहले उन्होंने घोषणा कर दी। क्यों कर दी? मेरा जिस बात पर मैं विश्वास करना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति से सीज फायर हुआ। भारत कितनी बढ़त थी कि भारत को के दबाव में पाकिस्तान ने सीज फायर किया। तो यह सीज फायर की घोषणा तो भारत को करनी चाहिए थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों किया? और यहां से संदेह पैदा होना स्वाभाविक है कि जो ट्रंप दावे कर रहे हैं उन दावों से आप इनकार नहीं कर सकते। किस बात के लिए आप इनकार कर लेंगे? और व्यापार के अब इसमें ये स्थिति बन गई कि जिस विषय को अब तक भारत हमेशा आगे रखता रहा, आतंकवाद का मुद्दा, वो पिछड़ता चला जा रहा। अब आतंकवादी की कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होने के लिए नहीं तैयार होता था। सभी कहते थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला देश है, जिसमें सऊदी अरब जैसा भी देश शामिल था। आज स्थिति हो गई कि अजरबैजान, चीन, तुर्किया खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। कौन सी रणनीतिक भूल है? इसकी व्याख्या आप नहीं करेंगे। ये भारत हित में है। और बात ये विजय शाह की जो बात हो रही है, विजय शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई की उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप? और यह भारतीय जनता पार्टी जो कर रही तो कर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी के उन समर्थकों के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी कार्रवाई कर दी जिन्होंने लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, मिस्री साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, और सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। और मेरा सवाल तो यह भी है कि जिनकी बात कही जा रही थी कि आईपीएस एसोसिएशन ने आलोचना की, आईपीएस एसोसिएशन आलोचना करने के लिए बना है। आप कड़ी टिप्पणी कर देंगे, आपका काम खत्म हो गया। आप किस बात के लिए आईपीएस अफसर हैं? आपकी टिप्पणियों, आपकी रिपोर्ट से लोगों के भाग्य तय हो जाते हैं, लोगों के यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं, लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलता। आपने एक एप्लीकेशन दिया क्या किसी थाने में जाकर के कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए?
डिप्लोमेट एसोसिएशन इस बयान की निंदा करता है, तो निंदा करने में तो हमारे राजनीतिक दल माहिर हैं। आप निंदा क्यों कर रहे हैं? आपका एक एप्लीकेशन आपने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे जाके दिया कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। आपका मुख्यालय 12 खंबा रोड पर है, आप ले जाके देते, कहते कि साहब इनके खिलाफ इन्होंने एक इस सेवा के सबसे वरिष्ठतम अधिकारी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की हैं। विदेश सचिव से सीनियर मोस्ट तो कोई आईपीएस अफसर होता नहीं है, और आपने एक बयान जारी कर दिया सरेआम पब्लिकली आके। किसी व्यक्ति ने ये बोला भी नहीं फिजिकली कि हम इसकी आलोचना करते हैं, और हम थाने में जाकर के इसकी रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर से मिलकर के इसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आग्रह करेंगे। उच्च न्यायालय जबलपुर बेंच ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया जी। और उस व्यक्ति ने बड़ा काम कर दिया, कम से कम जिसने जाकर के रिट दाखिल की, और आज ही न्यायालय ने इसकी सुनवाई कर दी और आदेश जारी कर दिया। उस आदेश को मानने की ताकत अभी डीजीपी के पास नहीं है। उस निर्णय के खिलाफ कोई जाए क्या करेगा वो अलग की बात है, लेकिन जिन संगठनों, आईएएस एसोसिएशन ने निंदा कर दी, आईपीएस एसोसिएशन ने निंदा कर दी, आईएफएस एसोसिएशन ने निंदा कर दी, डिप्लोमेट फोरम ने आलोचना कर दी। अरे क्या है ये? आप लोग इस देश के सामान्य व्यक्ति हैं कि आलोचना करके आप अपने दायित्व से बचे रह जाएंगे? आप अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हैं, आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जिनको जो दायित्व निर्वहन करने के लिए दिया गया, अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, और उनकी सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी आपके पास है उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद किए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई की है? विजय शाह साहब 2000, मुझे जहां तक याद आ रहा है, राकेश जी और कंफर्म करेंगे, 2013 में संभवतः उनको पहली बार मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी। उनके टिप्पणियों और उनकी गतिविधियों का कोई माने हिसाब किताब नहीं है। 8 बार के विधायक हैं और लगातार उनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं, लगातार। फिर उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बन के चले आए। नहीं सर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी थे, इस सरकार में भी है। किस विवादास्पद व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप से अलग कर लिया? किनको लेकर के इन्होंने ये नारे, इस तरह की बातें उनके राजनीतिक पाठ्यक्रम के अनुसार उनको सूट करती हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हो। अगर इस तरह की सुचिता के पक्षधर होते तो इस तरह के बयान देने वाले लोगों को अपनी पार्टी में रहने देते क्या हो? और लगातार जिस तरह की बात कही जा रही है, कोई सूफिया कुरैशी के खिलाफ पहली बार उन्होंने कोई बात कही है? किसी व्यक्ति ने कही है? कितनी बातें कही, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। मिस्त्री साहब के खिलाफ कितनी बातें कही गई हैं? एक दो व्यक्ति ने कहा है, और कोई ऐसे वो व्यक्ति नहीं है जो अनजान लोग हो। अनजान लोग है कि उनके बच्चे खासे फॉलोवर हैं, और कौन लोग उनको फॉलो करते हो भी आप देख लीजिए। एक बयान, अच्छा आप ये भी छोड़ दीजिए कि आप उनकी पहचान नहीं, आप एक बयान आप बता सकते हैं किसी सत्तारूढ़ दल की तरफ से कि वो उसकी आलोचना कर रहे हैं? इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, या इन बयानों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करेंगे? जिस बयान से जेपी नड्डा साहब ने एक दूरी बना लिया था सांसद दुबे जी के बयान के खिलाफ, दुबे जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? लगातार उन्होंने बयान दिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ उन्होंने बयान दिए, क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई क्या? अब ये सवाल है नहीं, लेकिन जिन लोगों को इस मामले में आगे आना चाहिए था, उन्होंने भी इस अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया, ये भी बात उठनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह। अंतिम बात, कांग्रेस ने जो इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बनाई है कि जो इस मामले में सरकार का खोखलापन है उसको सामने लाने का, और इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक दल के रूप में लाभ उठाने की जो कोशिश है, उस लोगों को तथ्यों का लोगों के बीच में ले जाने की जो निर्णय है, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण। और एक विपक्षी दल के रूप में भारतीय कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी तथ्यों को लोगों के सामने रखे जिन तथ्यों को यह सरकार इस पूरे प्रकरण में छिपाना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। और जब राजनीतिकरण, जब बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष यहां किस रोल में दिखाई देता है? कांग्रेस की आज की बैठक के क्या मायने हैं, जरा बताइए। कांग्रेस की आज की बैठक बहुत अच्छी बैठक है, देर आए दुरुस्त आए बैठक है, और मतलब कि सुबह की बजाय दोपहर को जगह हैं सब लोग, बहुत अच्छी बात है। हालांकि पहले तय हो गया था कि आज से डब्ल्यूसी की बैठक होगी, लेकिन राजीव जी मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद इतनी निकृष्टता तक नहीं जा सकती जहां तक बीजेपी जा सकती है।
तो इसलिए अगर कांग्रेस की देरी है इस यात्रा निकालने की या इसका फायदा उठाने की ऑपरेशन सिंदूर की, तो मुझे लगता है कि उस निकृष्टता में बीजेपी से तुलना कांग्रेस की नहीं हो सकती है। बीजेपी जो कर रही है राजीव जी, वो सेना का कोई महत्व बताने के लिए नहीं कर रही है। बीजेपी जो यात्रा निकाल रही है वो अपना मुंह छिपाने के लिए कर रही है, ताकि लोग ये सवाल ना करें कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था ये कहाँ पहुंचा, इसके आउटकम्स क्या है और सीज फायर क्यों कर दिया गया। तो सेना के पीछे की वर्दी के पीछे छिपने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है। कुल मिला के इस यात्रा का यही मकसद है। लाभ तो बीजेपी जानती है कि नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि जो बीजेपी ने किया है, जो सरकार ने किया है, उसका लाभ मिलने की कोई अब सूरत है ही नहीं, क्योंकि जनता अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि बढ़ती हुई सेना के हाथ जो है वो खींच लिए हैं सरकार ने और सीज फायर की घोषणा करवा दी गई है। और ट्रंप बार बार जिस तरीके से आग में ये डालने का काम कर रहे हैं, उसके बाद ये और जो है पुख्ता होता जा रहा है। लोग सवाल पूछे कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री के मुंह में दही क्यों जमा हुआ ये कहने के लिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले मुंह से कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप तो बार बार कह रहा है, 4 बार कह चुका अब तक कि भाई हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया। तो फिर आपने मतलब क्यों कर लिया सीज फायर और ट्रंप का झूठ बोल रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं कहा कि भाई ये ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो जनता अभी समझ चुकी है। तो बीजेपी इस यात्रा के पीछे का मकसद जो इसका ये है कि सेना के पीछे छुप जाओ और लोग जो है बीजेपी से सवाल न कर पाए कि सीज फायर था वो क्यों किया गया और इसके आउटकम क्या है, ताकि इस पर कोई बातचीत ना हो। ये भी बातचीत ना हो कि इसका लक्ष्य जो था वो आतंकियों के अड्डों पर हमला करना था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक भी बार ये क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो आतंक की जननी है और भारत का हमला था वो ठीक था, क्यों नहीं कहा अब तक उसने तो कह रहा है कि दोनों देश जो युद्ध की आमादा थे और मैंने कहा कि रोको इसको और उन्होंने रोक दिया। तो अभी तक आपके समर्थन में एक भी बार ट्रंप ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो आतंक फैला रहा था और भारत की कार्रवाई सही थी। बात तो तब मानी जाती कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती है और आपकी कूटनीति का फायदा है और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करने का आपको ये फायदा हुआ है कि ट्रंप आपके समर्थन में खड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ ने तो राजीव जी ना तो एक भी बार नमस्ते ट्रंप किया ना हाउडी मोदी किया, उसके बाद भी शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। और राजीव जी देखिए, पाकिस्तान जो कूटनीतिक स्तर पे जो दिख रहा है, मतलब दुनिया के जो संदेश जा रहा है, मुझे लगता है कि पिछले 78 सालों में पाकिस्तान में इससे कमजोर सरकार कोई नहीं रही होगी जितनी इस समय है। और उसके सामने अगर कूटनीतिक तौर पर आपकी ये टिप्पणी से कहा जाए, हाल ही इसको राजीव भी कहा जाएगा कि आपके समर्थन में दुनिया का कोई देश जो बयान देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि आप सारी दुनिया घूमकर आए थे। मंगोलिया को आप तो कई अरब रुपया देकर आए थे, दान दे के आए थे, वो भी आपके समर्थन में नहीं आया। समर्थन में कौन आया? केवल नेपाल, जिससे आप जो है आपके ऊपर आरोप लगता रहता है कि आप वहाँ अस्थिरता फैलाते हैं, वही आपके केवल समर्थन में आया। कि वो क्यों आया समर्थन में, उसके पीछे भी कारण है कि उसका भी एक नागरिक जो था उस घटना में मारा गया, इसलिए आपके समर्थन में आया। तो आपकी कुल मिलाकर के 11 वर्षों की कूटनीति और 11 वर्षों के आपके हवाई दौरे जो थे, उसका आउटकम क्या है, ये सवाल है। तो यहाँ कोई राजीव जी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला है। ये सिर्फ सेना के शौर्य के पीछे अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से जो कहा जाए राजीव जी, जो अभी किसी ने कहा था ना, हमारे किसी साथी ने कि जो पिच जो है खोद दी है, वो पिच खोद नहीं दी है विजय शाह ने, तो पूरी की पिच उखाड़ दी है, चला दिया है उस पर ट्रैक्टर जो जोता या था, ट्रैक्टर चला दिया, जोत दिए पूरा पिच जो जोत दिए पूरी जी। हाँ, खेत पूरा जोत दिया है, धनिया बोएंगे, फसल बोई जानी है और फसल हाँ धनिया भी बो दिया है और वो धनिया कटेगा बीजेपी की पीठ पे जी। ये भी है जी, वो धनिया बीजेपी की पीठ पे कटेगा। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, क्या राजनीतिकरण हो रहा है और इस पूरे मसले का? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या सीज फायर के बाद से बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है? क्योंकि आप भी लोगों से बातचीत करते हैं, मैं भी करता हूँ, बीजेपी के कई समर्थक कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ। ये साफ सुनाई दे रहा है, साफ समझ में आ रहा है। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की तरफ से। तो जी ठीक है जी, बिल्कुल आ रही है। राजीव जी, विजय शाह के मामले में एक दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं। प्रशांत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का इस तरह के विचार के साथ समर्थन है। हमारा जो कल का वीडियो
डीवी लाइव पर लगाया है। प्रशांत जी बहुत स्पष्ट, मैंने उसको कंक्लूड करते हुए यही कहा है उसमें कि अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं लेते तो ये स्पष्ट तौर पर मान लेना चाहिए कि वे विजय शाह की बात से सहमत हैं और निश्चित तौर पर सहमत हैं। उनका मूल विचार, उनकी पार्टी का, उनके विचार परिवार का विचार यही है, हमेशा से रहा है। खुद प्रधानमंत्री अभी 2024 के चुनाव में इसी तरह की बातें करते रहे। दूसरा पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, प्रशांत जी ने कहा कि सेनाओं का अपमान है। सर, ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान है। वे तो सुप्रीम कमांडर हैं तीनों सेनाओं। तो महामहिम राष्ट्रपति जो कि खुद एक महिला हैं, उनकी अपनी फौज की एक अफसर जो कि महिला है, बस उसका गुनाह यह है कि वो दूसरे धर्म की है। और जब उसके ऊपर बीजेपी का मंत्री इतनी घृणित टिप्पणी करता है तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी देश की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान है। तीसरा पॉइंट यह है कि अभी तक डीजीपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर कोई अपडेट नहीं है। पिछले एक दिन के बाद उसमें 1 डे दिख रहा है, कोई नई सूचना उसमें नहीं है। इतनी देर क्यों लग रही है? और हो सकता है सोमवार तक अगर केस रजिस्टर नहीं हुआ तो हाईकोर्ट उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू कर दे। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि ये जो तिरंगा यात्रा निकालकर पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ, उसमें जो भी नफा नुकसान रहा, उससे भुनाने की जो कोशिश हो रही है, जो राजनीतिकरण हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नई बात नहीं है रही। वो हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर, देश के मुद्दों पर, सेना के मुद्दे पर राजनीति करती रही। आजादी के बाद जब जब ऐसा कोई संकट आया, इनकी जो पहले की पितृ पार्टियां हैं, जनसंघ, जनता पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी, हमेशा यही किया है उन्होंने। अभी सुनील जी भी गिना चुके, हमारे एक वीडियो में हम 2 दिन पहले बता चुके हैं कि कब कब क्या क्या किया उन्होंने। मुंबई पर हमले को भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्केल वॉर घोषित किया था। 26 नवंबर को हमला हुआ था, 27 को बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई ने उसे फुल स्केल वॉर कहा। 29 तारीख को ऑपरेशन चल रहा था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री होटल ट्राइडेंट पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। 29 नवंबर को ही फुल पेज का विज्ञापन देकर बीजेपी वोट मांग रही थी, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। और अब भी सीज फायर से पहले होर्डिंग बैनर बनकर लग गए थे शहरों में नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। लेकिन इस बार एक अंतर है, जो आपने कहा कि बीजेपी के समर्थक मोदी के समर्थक नहीं, हताश और निराश है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर जो बड़े बड़े हैंडलर हैं, मोदी के भक्त, मोदी को भगवान मानने वाले, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं, लाखों फॉलोअर हैं उनके, वे मोदी के बारे में इतने असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उन्हें दोहरा नहीं सकते। बीजेपी मोदी के समर्थकों के व्हाट्सएप ग्रुप, अंकल आंटीज के व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, उनमें भी भारी निराशा छाई हुई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा को आज दूसरा दिन हो गया। आपने कहीं कोई आंधी तूफान नहीं देखा होगा। देशभक्ति का कोई ज्वार, कोई जूड़ी ताप, कोई बुखार बीजेपी देश के शरीर पर ला नहीं पा रही। एक जानकारी और साझा करना चाहता हूं, हमारे एक मित्र ने सूचना दी। कल भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई। जैसे ही उसकी घोषणा हुई, उसके बाद एक राज्य के शिक्षा विभाग ने, स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश जारी किया था, एक सर्कुलर निकाला था कि स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा में शामिल हों। जबकि एक पार्टी का आयोजन है, सरकारी आयोजन नहीं, किसी राज्य सरकार का आयोजन नहीं। इतना करने के बावजूद वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है बीजेपी की तिरंगा यात्रा को, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इस संघर्ष में, इस युद्ध में देश को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है जिसको विजय उत्सव के रूप में मनाया जा सके। और अंतिम बात, राजीव जी, जिस देश के लोग चैंपियंस ट्रॉफी या किसी भी T20 मैच में पाकिस्तान की हार के बाद स्वतः स्फूर्त होकर अपने अपने शहरों में निकल आते हैं, ग्वालियर के महाराजबाड़ा से लेकर इंदौर के राजबाड़ा तक तिरंगा यात्राएं अपने आप निकल पड़ती हैं,
पूरा देश जश्न मनाता है, दिवाली जैसी हो जाती है पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हराने पर। जी। उस देश को घर घर जाकर बताना पड़ रहा है कि हमने पाकिस्तान को मात दे दी है। काश कि ऐसा हो कि हमें कुछ बताना न पड़े, पाकिस्तान को सचमुच में वैसी करारी मात हमने दी होती जिस पर देश स्वतः स्फूर्त सड़कों पर उतर आता। सेना के पराक्रम को 1101 सैल्यूट, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व लानत, और ऐसा नेतृत्व इसे वोटों की खेती में बदलना चाहता है, ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। ये रही। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए, क्या सचमुच यहां पर बैकफुट पे है बीजेपी आफ्टर सीज फायर? जी जी, देखिए राजीव जी, सीज फायर पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और उसमें विजय शाह वाला जो मामला आया, वहां से हम थोड़ी अपनी बात रखना चाहते हैं कि विजय शाह ने जो कुछ बोला, हम उस एक बहुत बड़ी बात को इग्नोर कर रहे हैं। वहां पॉइंट करने की बात है कि विजय शाह ने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जी तो कपड़े फाड़ नहीं सकते थे, वो अधकटे लोगों को, है ना, तो उन्होंने आतंकियों की बहन को भेजा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं, उनके लिए बोला गया है। ये पॉइंट तो हाईलाइट हो ही नहीं रहा है, तो हम इस बात को खास तौर से इंगित करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आज जो जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले का मतलब क्या है? वो डीजीपी को टाइम बाउंड वार्निंग देते हैं एफआईआर दर्ज करने की। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल है। ऐसे न्यायालय डायरेक्ट सरकार पर नहीं बोल रही है, लेकिन सरकार पर अपने आप सवाल है कि उसका मंत्री जिसको ऐसी धाराओं में पंजीबद्ध करने के आदेश है कि गिरफ्तारी तय है, यानी सरकार तुम एक्शन लो, ये मौन आदेश है। और इसके बाद जब इन दोनों पर है तो ऑटोमेटिक भारत सरकार पर है, ऑटोमेटिक प्रश्न राष्ट्रपति जी से है, जैसा कि डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा, ये पूरे देश की सेनाओं से भी है कि सब कर क्या रहे हैं। देश का एक मंत्री जो कि जिम्मेदार माना जाता है, सरकार का मुख्य माना जाता है, वो इस घिनौने तरीके से प्रधानमंत्री को और सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को गंदे तरीके से बोल रहा है, जिसमें आपस में समुदायों के बीच शत्रुता होगी। जबलपुर के कोर्ट के हाई कोर्ट के हिसाब से शत्रुता, सामुदायिक शत्रुता बढ़ाने का प्रयास, आपस में लड़ाने का प्रयास, देशद्रोह, तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं। तो इस पर मौन रहने का मतलब बीजेपी समेत केंद्र और राज्य सरकार समेत पूरे सिस्टम से सवाल है, इंडियन स्टेट से सवाल है। राहुल गांधी के शब्दों में ये इंडियन स्टेट से सवाल है, तो ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इन सवालों को हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं तो उसका हर एंगल आ रहा है समझ में। जनता भी अपने अपने एंगल से इस घटना को देख रही है। वो उसका समुच्चय रूप उनके जुबान पर हो ना हो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो बोले। तो हम सब जो बात कर रहे हैं उन जनता की जुबान को एक जगह रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी चीज हुई है, इस पर मौन जो है, मौन अपने आप में आत्मघाती और भस्मासुरी मौन है। ये जो जिनको बोलना चाहिए वो चुप हैं, तो ये भस्मासुरी मौन है, क्योंकि जनता ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करती, ये साफ है। अब हम यहां से जोड़े कि भाई तिरंगा यात्रा बहुत खूबसूरती के साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी ने क्रिकेट से जोड़ा और सबको बात समझ में आ गई कि भाई जो देश क्रिकेट का मैच जीतने पर पाकिस्तान से गलियों में पटाखे फोड़ता है, इवन उस पटाखे फोड़ने में भी सांप्रदायिकता की घटनाएं घट जाती हैं, पूरा जश्न मनाता है, उस देश में रियल वॉर जीतने के बाद में कोई जश्न ही नहीं है। जश्न तो पाकिस्तान में दिख रहा था, हिंदुस्तान में तो जश्न ही नहीं है। मनाने के लिए तिरंगा यात्रा
आयोजित करनी पड़ रही है, स्कूलों में भेजना पड़ रहा है कि बच्चों को भी शामिल करो। इसका मतलब है कि जनता जश्न के मूड में नहीं है, जनता गम के मूड में है या गुस्से के मूड में है। गम बोलने से ज्यादा गुस्सा कि सीज फायर क्यों हुआ, गुस्सा ज्यादा उपयुक्त शब्द है। जनता गुस्से में है कि सीज फायर क्यों हुआ। हमारे देश की जनता गुस्से को समय आने पर ही व्यक्त करती है और इसका इस तरह से इजहार नहीं करती है, ये भी है। लेकिन ये पूरा जो प्रकरण है, इसमें हम ये जरूर कहेंगे कि अपोजिशन ने कुछ स्टैंड किया है, लेकिन इतना बड़ा गुस्सा को उस एक तरह से राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए या उसको सही दिशा देने के लिए, ताकि इस गुस्से का एक परिणाम निकले, उसके लिए जो कार्यक्रम की होने चाहिए, हमें तो लगता है अब भी कमी है। अब भी कमी क्यों? राहुल गांधी 2 दिन बाद बोलेंगे भाई, आज क्यों नहीं बोलेंगे? 2 दिन बाद मुहूर्त निकलेगा, उनको आज क्यों नहीं बोलना चाहिए? राहुल गांधी कल बिहार जा रही हैं, ठीक है, बिहार में भी उनके पास अवसर होगा बोलने का, लेकिन ऐसा क्यों कि आज बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 16 मई को बोलेंगे। अरे भाई, मुहूर्त निकलेगा तब राहुल गांधी बोलेंगे। अरे आइए, बोलिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं लैक भी है। ये पूरे अपोजिशन को यूनाइट करिए, बोलिए कि इस मुद्दे पर हम एक यूनिफॉर्म साउंड देना चाहते हैं, यूनिफॉर्म आवाज देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक बुला लीजिए, काहे को बना के रखे हो इंडिया गठबंधन? अगर ऐसे मौके पर राष्ट्र को जरूरत है, देश को जरूरत है, सर्वदलीय मांग सकते हो बैठक, तो इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं बुला सकते क्या? सर्वदलीय बैठक जिस नैतिकता के साथ आप मांग रहे हैं, उसी नैतिकता के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक तुरंत बुलाने की जरूरत है। अगर मेरी आवाज अगर जा रही होगी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच, तो उनके बीच से भी ये मांग उठनी चाहिए, नहीं तो भंग कर दो भाई इंडिया गठबंधन। जब देश को जब जरूरत है तब इंडिया गठबंधन की बैठक ही नहीं हो रही है, तो जरूरत क्या है? केवल क्या चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन है? ये बड़ा सवाल रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट। आना चाहता हूं प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, क्या यहां से अब सियासत बिल्कुल परवान चढ़ते हुए आप देखते हैं? आप उसमें जोड़ना चाह रहे थे जो एक विस्फोट किया गया था उस समय जातीय जनगणना का। जी, वो अभी तो चर्चा हम लोग करेंगे। मैं सिर्फ उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि वो एक ऐसी मुद्दा मोदी जी ने उठा लिया कि जिसको लेकर वो बहुत आगे तक जा नहीं सकते हैं, लेकिन एक बोझ उन्होंने अपने सर पे जरूर रख लिया है। अब वो मतलब विपक्ष को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जातिवाद जनगणना खुद मोदी जी ने हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लेकर आए थे, एक बात। दूसरी, देखिए, जो भारतीय जो सरकार समर्थित मीडिया है, उसकी और भारत सरकार के प्रवक्ताओं की क्रेडिबिलिटी जो है, ऐसे समय में जब सूत्रों के हवाले से तमाम चीजें अखबारों में, मीडिया में प्लांट की जा रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ एक चीज पे हो सकती है कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस में चर्चा हो रही कि एक राफेल नीचे आया जी, और भारतीय मीडिया ने इस पे छापा, इस खबर को छापा विदेशी अखबारों के मीडिया हाउसेस के हवाले से, तो उनके ऊपर एक्शन हो गया, उनकी वेबसाइट बैन की गई, द वायर की। जी, आप ये बताइए कि दसॉ जो उसकी कंपनी है राफेल को बनाने वाली, उसका शेयर यूरोप में एक सप्ताह में 17% गिर गया, आज भी नीचे चल रहा है। तो वो शेयर मार्केट को कहां से पता चल गया? शेयर मार्केट जो है, राफेल की कंपनी के शेयर्स डूब गए यूरोप में, वो कैसे हो गया? तो उससे लगता है कि आप देखिए कि दुनिया आपके सिस्टम को किस नज़र से देखती है। दूसरा, एक और जो बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल साहब ने ये कहा कि न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल गलत हो गया। हम लोगों ने न्यूक्लियर वर्ड पे हम गए नहीं, और ये कन्वेंशनल डोमेन में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक बात है, कॉन्फ्लिक्ट
कन्वेंशनल डोमेन में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसका एक सीज फायर हो गया बिना किसी घोषित आउटकम के। लेकिन अगर ये कन्वेंशनल उस पर हुआ तो न्यूक्लियर शब्द आया कहां से प्रधानमंत्री की स्पीच में? जी, न्यूक्लियर धमकी की कैसे बात आ गई कि हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे? मैं कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया एक एक शब्द दुनिया में और खासकर ऐसे समय में नोट किया जाता है। ट्रंप ने भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात की, उसने कहा मिलियंस की लाइफ हमने बचा दी। इसका बहुत गंभीर रिपरकशंस आने वाले विदेशी नीति में एक नया चुनौती हमने अपने लिए खड़ी कर दी है। जी, और क्यों इस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूं, जो विपक्ष को भी इस पर ध्यान देना चाहिए या मीडिया के बाकी मीडिया को भी, कि घोषित रूप से दुनिया में कौन कौन देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के पास है, उसके बाद रूस के पास है, चीन के पास है, अमेरिका के पास है। इन 5 महाशक्तियों के अलावा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घोषित महाशक्तियां थी, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के पास है। मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में, यानी रूस और अमेरिका के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जो न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ जाए, जैसा 80 के या 90 के दशक में माहौल बनता था। फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, इन सब के बीच में भी ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा। चीन और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड वॉर है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर का कहीं कोई दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। कहां पे बात हो गई? जिन 2 देशों के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं, जिसमें अभी सीज फायर हुआ है, और उसमें अगर प्रधानमंत्री न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात करेंगे तो दुनिया फिर चिंतित होगी कि भाई यहां पे कुछ किया जाए, कोई फ्रेमवर्क बनाया जाए। अब ये म्यूचुअल नहीं होगा। ये नई चुनौती, मैं कह रहा हूं कि विदेश नीति में एक नई चुनौती मोदी जी ने ये बोल के खड़ी कर दी है। ट्रंप बोल रहे थे, ट्रंप को बोलने देते, आप उस डोमेन में नहीं जाते। विदेश सचिव ने कहा, तो इसका मतलब है कि विदेश सचिव जो बोल रहे हैं वो और जो प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच राइटर्स हैं, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई तारतम्यता नहीं है नीतियों को लेकर। या मोदी जी सिर्फ चुनावी भाषण करेंगे और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है नीतिगत बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री से नीतिगत बात की उम्मीद छोड़ दी जाए। ये बहुत गंभीर मसले हैं देश के सामने, जो अब डिस्कस होने चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, और बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर गए इसमें, और सबसे बड़ी चीज़ कि विजय शाह, कुंवर विजय शाह, उनकी बात लगातार हो रही है और उन पर FIR होती है कि नहीं होती है देखा जाएगा। लेकिन ओवरऑल 4 दिन में जो संघर्ष चला उसमें क्या खोया क्या पाया, और बहुत सही कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि एक क्रिकेट मैच में हम अगर पाकिस्तान को हराते हैं तो यहाँ दिवाली मन जाती है, और इस मैच में क्या हुआ क्या नहीं अभी तक पता नहीं है। दुनिया के देशों पे, टर्की पे, अजरबैजान पे, चाइना पे, आप उन सब पे आंखें दिखा रहे हैं। रशिया भी आपका साथ नहीं दिया, खुल के आया नहीं, एक वक्तव्य नहीं रूस का। जबकि बालाकोट वाली घटना जो घटी थी, पुलवामा वाली घटना, उस समय रूस आपके साथ था, खुल के उसने समर्थन की बात कही थी, लेकिन यहाँ बात नहीं। डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? फिर तुरंत सुनील शुक्ला। सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। रूस तो छोड़ दीजिए सर, परंपरागत मित्र रहा है। 26/11 की घटना के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा खुलकर भारत के साथ खड़े थे, उनका बयान सुना जा सकता है, अभी भी ट्विटर पर मौजूद है। साफ उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात कही थी। जी सुनील जी, तो क्या विदेश नीति के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं? क्या हम अकेले पड़ते जा रहे हैं? राजीव जी, मैंने तही बात सबसे पहले कही
कि सवाल आतंकवाद का था। सवाल यह था कि पाकिस्तान को भारत ने सभी मंचों से दूर कर दिया था। सवाल यह था कि पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ खड़ा कर दिया था। और आज बहस हो रही है कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ करके बात की जाने लगी है। और एक खबर मैं आपको दे दूं कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। श्यामला पुलिस थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां धरना भी दिया जबरदस्त तरीके से। जीतू पटवारी और वहां पहुंचे हुए थे और एक लगभग उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसको उच्च न्यायालय ने कहा। तो सवाल ये आपकी कूटनीतिक विफलता तो यही है। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने 5 साल पहले पाकिस्तान को आतंकवादियों को शरण देने वाला, आतंकवादियों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी थी, वही डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान की तुलना एक साथ कर रहे हैं। दोनों देशों के साथ व्यापार करने की बात कर रहे हैं। वो दोनों देशों के नेताओं को स्मार्ट और कैपेबल बता रहे हैं। ये किसकी विफलता है? कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला नहीं था। राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान को निकाले जाते हुए हमने देखा है। ये भारत का दबाव था। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में इसी शर्म एल शेख में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ से मिलने से मना कर दिया कि मैं नहीं बात करूंगा पूरी दुनिया के सामने। क्यों? हमारी प्राथमिकता यह थी कि जो आतंकवाद का मुद्दा है उसको हाईलाइट करने की आवश्यकता है। लोगों के सामने इस विषय को लाने की जरूरत है। राफेल गिरा कि नहीं गिरा, मैं देश की सेना के प्रत्येक दावे को स्वीकार करता हूं। सवाल इस बात का नहीं है, ये राफेल का मुद्दा ही नहीं है। यह सैनिक संघर्ष आवश्यक है कि नहीं है, सवाल ये भी है। सवाल यह है कि अगर हमारा मुद्दा आतंकवाद है तो हमारी रणनीति भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। और क्या आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को एक साथ खड़ा किए बगैर, अपने साथ खड़ा किए बगैर आप इस मुद्दे को आगे ले जा सकते हैं क्या? जिन जिन देशों के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई लड़ी गई है, दुनिया एक साथ खड़ी हुई और ये कहा गया कि ये आतंकवादी देश हैं और आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। यह बहस कहां से आने लगी? अगर भारत की सरकार पिछले कई सालों से, दशकों से इस मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान को घेरती रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो था। और कारण केवल यही था कि हमको पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान और आतंकवाद को पर्यायवाची बनाना था। यह बहस मुझे नहीं करनी थी कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। यह बहस मुझे नहीं करनी थी कौन आगे बढ़ा कौन पीछे हटा। यह तो हमने कई बार साबित कर दिया है। 65 में हमने साबित किया है, 71 में हमने साबित किया है, करगिल की लड़ाई में हमने साबित किया। इसके लिए हमारे पास समय नहीं था। ये तो कई बार बता चुके दुनिया को, दुनिया जानती थी। और इसीलिए दुनिया की तमाम संस्थाएं सैन्य शक्ति में भारत को 5वें नंबर पर रखती हैं और पाकिस्तान को 20वें नंबर पर रखती हैं। ये तो बहस का विषय ही नहीं है। विषय यह था कि हम पाकिस्तान को आतंकवाद से अलग नहीं होने देंगे। जहां आतंकवाद की बात होगी वहां पाकिस्तान की बात होगी। पाकिस्तान से व्यापार होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान से पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान से शैक्षणिक संबंध होगा कि नहीं होंगे, यह बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय यह है कि दुनिया यह जाने कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला देश है। और यही कारण था कि ये अमेरिका है जिसने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई की थी। कोई दूसरा देश नहीं गया था। क्या उस समय पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं था? लेकिन जिन देशों ने भी पाकिस्तान को घेरा है वह इस बिना पर घेरा है कि ये आतंकवादी देश है और आतंकवाद को प्रश्रय देता है और सबके पास प्रमाण है। 1979 से लेकर के 89 तक, लगभग एक दशक तक जो अफगानिस्तान के सरकार के खिलाफ आतंकवादी भेजे गए, सबकी शरणस्थली थी पाकिस्तान, जिसमें सोवियत रूस का हस्तक्षेप हुआ था। आप अपने संघर्षों को केवल प्रॉक्सी वार के माध्यम से लड़ने की कोशिश करेंगे और यह सिलसिला 1948 से चल रहा था भारत को लेकर के। इन सभी तथ्यों को भारत ने बड़े मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ये डोजियर लेन देन का सवाल नहीं है, ये लव लेटर लिखना बंद कीजिए। सवाल ये थोड़े होता है। अगर आप तथ्यों को दुनिया के सामने रखते हैं, दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जब आप मिलिट्री संघर्ष की बात करेंगे, हो सकता है कि उसमें लोगों के बीच में मतमतांतर हो जाए और एक तरह का बंटवारा हो। आतंकवाद पर कौन आपके खिलाफ जा सकता है? और यही मेरा मुद्दा था। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हम यही कहते रहे हैं
और ये ताजा घटनाक्रम में अब यह बहस होने लगी कि सीज फायर कौन कराया, जहां यह बात हो रही थी कि पाकिस्तान के पास लड़ने की ताकत ही नहीं है। यह पूरी दुनिया जानती है। एक हफ्ता लड़ाई नहीं लड़ सकता है, अगर आप परंपरागत लड़ाई की जिसकी बात हम आप करते हैं, एक हफ्ता लड़ने की ताकत पाकिस्तान के पास नहीं है, सबको पता है। जिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ये असदुद्दीन ओवैसी जैसा आदमी कहता है कि इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड है ये, हम उसके मतदान में भाग नहीं लेते, हम उसमें अपने लोगों को उसके साथ खड़ा नहीं कर पाते। क्यों? कि वह आतंकवाद के मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ दुनिया के पैमाने पर सभी देशों के बीच में रखने में हम विफल हुए। सवाल इस बात का है, पाकिस्तान से लड़ाई, युद्ध, सैनिक और संघर्ष और सेना और फौज और तोप, यह तो हम एक बार नहीं कई बार साबित कर चुके हैं। और युद्ध हम पे लादा गया, हम लड़े हैं, युद्ध हमने शुरू नहीं की, कभी नहीं किया। और जब भी घटनाएं हुई हैं, हमने ये बताया कि यह आतंकवादी घटनाएं हैं और आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान शामिल रहा है। 26/11 की लड़ाई में भारत लड़ सकता था। 26/11 के बाद घटनाक्रम में पूरी दुनिया में आप भारत के साथ खड़े हुए देशों की गिन लीजिए, कोई दुनिया का ऐसा देश था जो भारत के साथ न खड़ा रहा हो? कोई ऐसा देश था जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात न कर रहा हो? आज कहां हो गए हम? दुनिया हमसे अपील कर रही है, अरे लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान, हिंसा को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, लश्कर तैयबा का मुख्यालय वहां, जैसे मोहम्मद का मुख्यालय वहां, और ज्ञान लोग हमको दे रहे हैं, जिस लड़ाई से जिस आतंकवाद से कोई मतलब नहीं। हम कहां खड़े हो गए? मूल्यांकन इस बात का होना है। और यही वजह है कि जो एक सामान्य मैच जीत जाने पर पूरी दुनिया, पूरा जनता सड़कों पर उतर आती है, आज उनके लिए मजबूर करना पड़ा, आपको एक इवेंट मैनेज करना पड़ रहा है। लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और यह आप इसके अभिव्यक्ति समझिए, यह अभिव्यक्ति ऐसा नहीं है कि लोगों ने दबे छुपे दिया। आखिर अगर आप इसकी व्याख्या कीजिए कि जो विक्रम मिश्री के खिलाफ बयान आने लगे, क्यों आए? विक्रम मिश्री के खिलाफ तो लोगों की प्रतिक्रिया इसीलिए आई, आपत्तिजनक का प्रतिक्रिया है वो, लेकिन क्यों आई? उन्होंने सीज फायर की घोषणा की, गोया कि आप इसके पक्ष में नहीं थी जनता। लोग चाहते थे कि या तो आप अगर लड़ाई शुरू किया तो आप पार की लड़ाई लड़ लीजिए, हम अलग थलग हो जाएंगे, इसको लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार अपनी इस विफलता को तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों को एक साथ रखने की जो सफलता भारत ने पाई थी, उसमें कहीं ना कहीं हमारा ये जो नैरेटिव था वो कमजोर हुआ। और यही विषय यही है, भारत की राजनीति की सबसे बड़ी सफलता यही है, सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता यही है कि दुनिया को हमने अपने साथ खड़ा किया, क्योंकि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान को खड़ा किया। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा ही कभी नहीं था। जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भारत ने विजय हासिल की है। एक इंच एक जगह भी पीछे नहीं हुआ। वो उस समय पीछे नहीं हुआ जब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी थी ही नहीं। 1966 की लड़ाई देख लीजिए, लेकिन 1966 में इसी भारतीय जनसंघ ने ताशकंद समझौते का विरोध किया था, धरना दिया था दिल्ली में बैठ करके। क्या उस समय की वो 1965 की लड़ाई भारतीय सेना नहीं लड़ रही थी? क्या उस समय जो युद्ध का निर्णय हुआ था, देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय नहीं लिया था? उस समय की आलोचना सही थी, और आज जब आलोचना हो रही है तो वो देश हित में नहीं है। दो तरह की व्याख्याएं एक मुद्दे पर नहीं चल सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे जी, फिर प्रेम कुमार जी कुछ। बस एक बहुत छोटी सूचना। सुनील जी, मैंने शुरू में कहा था जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एफआईआर दिन में दर्ज करा दी थी, उसका हाईकोर्ट के निर्देश से कोई संबंध नहीं। हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि शासन अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराए, यानी स्टेट वर्सेस विजय शाह होगा। तो वो एफआईआर नहीं दर्ज हो गई, वो एफआईआर दर्ज हो गई, मैंने कहा। जी जी, लेकिन अभी पुलिस ने जो एफआईआर करनी है दर्ज, वो नहीं हुई है दर्ज, जो पुलिस को अपने तरफ से। एफआईआर की कॉपी मैंने देखी है, हो गई। वो जीतू पटवारी ने कराई है एफआईआर। श्यामला हिल्स थाने में दोपहर में जीतू पटवारी गए थे, उनकी फरियाद पर एफआईआर हुई है। मेरी जानकारी में अभी पुलिस ने अपनी तरफ से नहीं की। जी जी, प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं बस ये जोड़ना चाह रहा था कि जब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक ट्वीट आया है
उन्होंने कहा है कि विजय शाह को न सिर्फ सरकार से बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से, बल्कि उनके ऊपर एफआईआर भी होने चाहिए। यही वो बात जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर भी गुस्सा है, नाराजगी है, मायूसी है झलकने लगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक मायूसी है, गुस्सा है, और यह मामला बिल्कुल दूसरी दिशा में जा चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप, जिनको कहना चाहिए था कि आतंकवाद के समापन में या आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने में हम आपकी मदद करेंगे, दोनों शांत हो जाइए, वहां कह रहे हैं हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, दोनों शांत हो जाइए। आतंकवाद का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारत कह रहा है कि अगर आतंकवाद या आतंकी घटनाएं हमारे यहां हुई तो हम इससे युद्ध मानेंगे। नरेंद्र मोदी जी अब डोनाल्ड ट्रंप को कहां तक लेके आते हैं इस पॉइंट पे कि आप भी साहब ट्रेड की जगह टेररिज्म बोलिए। देखते हैं, आने वाला वक्त इसका इंतजार करेगा। लेकिन बहुत गंभीर मसले में यहां बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी फंसे हुए नजर आते हैं। देखा जाएगा कि आगे इससे बाहर कैसे निकलते हैं नरेंद्र मोदी। बाकी तो भावनाओं का खेल राजनीति में चलता रहता है, करेंगे अभी आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और भी भाषण देंगे अभी जाके बिहार में। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार जी, प्रशांत जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े और अपनी बात, अपने विचार आप लोगों ने रखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं हमारे साथ, आजाद परिंदा हमारे साथ में हैं, संजीव मेहंदी रत्ता साहब हैं हमारे साथ, और ज्योति जी हैं, अनिल वैद्य साथ में जुड़े हुए हैं।